जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम में अब तक आपने देखा कि 1999 में पाकिस्तान ने कैसे भरोसे का खून किया था। एक तरफ भारत पाक के बीच सदाए सरहद बस सर्विस शुरू हुई थी, लाहौर समझौता हुआ था और दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने करगिल में घुसपैठ कर दी थी। शुरुआती दिनों में भारतीय सेना दुश्मन का असली स्वरूप ही नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मुजाहिदीन के मुखौटे के पीछे छिपी पाकिस्तानी फौज यूं ही नजर आई, हिंदुस्तान ने भी करारा जवाब देना शुरू कर दिया। तोलोलिंग और पॉइंट 5140 समेत कई अहम इलाके भारत ने वापस हासिल कर लिए थे, लेकिन त्रास का इलाका अब भी महफूज नहीं था। टाइगर हिल पर पाकिस्तान मजबूती से काबिज था। अब आगे नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। करगिल में 1.5 महीने से भारतीय सैनिक एक अनदेखे दुश्मन से उलझे हुए थे। उनके हालात बहुत ही मुश्किल थे। कई दफा वो सिर्फ बर्फ खाते थे और उसे ही पिघलाकर पीते थे। खून जमा देने वाली चोटियों पर खून बहाते थे, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ कि देश की लाज रखनी है। युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका अब साफ थी, फिर भी पाकिस्तान कबूल करने को तैयार नहीं था। ये अब तक साफ नहीं था कि करगिल का षड्यंत्र नवाज शरीफ की रजामंदी से रचा गया या फिर ये जनरल मुशर्रफ की ऐसी साजिश थी जिसका इल्म सिर्फ उनके चंद जनरलों को ही था। उन्होंने जो है वो यकीनन एक गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी धोखा दिया है, जो हमें कारगिल का उस वक्त उन्होंने ये मंसूबा बनाया जबकि वाजपेयी साहब पाकिस्तान आ चुके थे। उनके साथ एक अच्छी खासी बातचीत का दौर शुरू था और बहुत अच्छे उसके नताइज निकलने की उम्मीद थी और उन्होंने सारे इस प्रोसेस को सबवर्ट किया। वो कारगिल जो ऑपरेशन को लॉन्च करके तो उन्होंने वाजपेयी साहब को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि मुझे पाकिस्तान ने स्टैब किया है बैक में। तो मुझे खुद भी इसका अंदाजा नहीं था कि मुझे खुद मुशर्रफ साहब ने स्टैब किया। ये सियासत रही हो या साजिश, कूटनीति के कटघरे में छलनी तो सैनिकों का शरीर हो रहा था। द्रास इलाके में भारतीय सेना को अहम कामयाबियां हाथ आईं, लेकिन बटालिक में संघर्ष बेनतीजा रहा था। जुबार, खालूबार और कोकरथंग की पहाड़ियों को हासिल करना नामुमकिन सा था। उनके हथियार इतने सटीक थे कि एक चोटी से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट को भी मार गिराया था। इसमें काफी सारी रेंज लाइन्स थी जो हमारी तरफ आ रही थी। जुबर था और 3 रेंज लाइन थी जो कि कालूबार था और 3 अदर रेंज लाइन थी जो बहुत बड़ी बड़ी थी। इसको किसी तरीके से मैं उस तरीके से नहीं अटैक कर सकता था जैसे कि दराज और मशकों में हो रहा था। तो हमने यहाँ एक दूसरा मेथडोलॉजी अडॉप्ट किया जिससे कि हम जो नीचे वैलीज थी उनके अंदर घुस गए और रात को हमारे पेट्रोल मेंटेन होते थे। खालूबार की चढ़ाई यूं तो 22 ग्रेनेडियर्स के चार्ली मुस्लिम कंपनी के जवानों को मदद पहुंचाने के लिए थी, लेकिन दुश्मन की गोलियां झेलते हुए एक दफा जब गुरखा वहां पहुंच गए तो लौट कर आना विकल्प नहीं था। 2 दिसंबर की रात थी जब 111 गुरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय बुरी तरह घायल हो गए। इतना खून बह रहा था कि उनके लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल था। तब लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने हमले की अगुवाई करने के लिए वॉलंटियर किया।
टुकड़ी में अब बस 36 जवान बचे थे। लेफ्टिनेंट पांडे को आखिरी हमले के लिए हर एक की सख्त जरूरत थी और इसीलिए आगे बढ़ते हुए बेहद सावधानी बरतनी जरूरी थी। मनोज पांडे सबसे पहले मैं उसको मिला, उसकी बटालियन इंडक्ट हुई है 9 मई को, और सबसे पहला हमला हमने डायरेक्टली बैठ के बातचीत करके उसके साथ प्लान किया लड़के के साथ ऑन 17 मई के लिए। इसने 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी ऑपरेशन सब सक्सेसफुली किए हैं। ये उसका 5वां ऑपरेशन था, जबकि जाके वो उसने शहादत पाई है। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के शरीर में तब तक जान रही जब तक खालू बार पर तिरंगा नहीं लहराया, मानो प्राण ने भी मातृभूमि से प्रण किया हो। इस लड़ाई में हमारे 11 जवान शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी अब टूटनी शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान का दांव उस पर ही उल्टा पड़ने लगा था। छटपटाहट में नवाज शरीफ बार बार अमेरिका फोन घुमा रहे थे। प्रेसिडेंट क्लिंटन को फोन लग गया है। ठीक है। मिस्टर क्लिंटन। Hello, Mr. Sharif. How are you? I need your help. I want to come to you immediately. Sharif, I told you yesterday what my conditions are. See, you're always welcome in Washington, even on July 4th. But if you want me to spend America's Independence Day with you, you have to come to the US knowing 2 things. First, you have to agree to withdraw your troops back across the line of control. Second, I would not agree to intervene in the Kashmir dispute, especially under the circumstances that appear to reward Pakistan's wrongful incursion. We can discuss all the details when I am there. Please understand. I can't discuss clearly on the phone. I will be there tomorrow. Okay, but understand, I shall not compromise on any issue. राष्ट्रपति क्लिंटन अटल बिहारी वाजपेयी से भी संपर्क में थे और उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि वो नवाज शरीफ पर पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा से पीछे हटाने का दबाव बना रहे हैं। क्लिंटन की भूमिका एक मध्यस्थ की भूमिका हुई। अनफॉर्चुनेटली हमने खुद ही न्योता दिया और हमने खुद ही अपॉर्चुनिटी बनाई कि अमेरिका इस मामले में अपना एक अहम रोल निभाना शुरू कर दिया। भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संपर्क कायम था, लेकिन हिंदुस्तान कश्मीर के मसले पर अमेरिकी बीच बचाव के पक्ष में नहीं था। वो तो बस मोर्चे पर पाकिस्तान को सीधा जवाब देना चाहता था। द्रास में कामयाबी के बीच एक पर्वत सवालों का पहाड़ बना हुआ था। टाइगर हिल को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कुछ ऐसे ले रखा था कि 1.5 महीने की कोशिशें बौनी पड़ गई थी। लेकिन 3 जुलाई को जो कार्रवाई भारतीय सेना ने शुरू की वो कुछ अलग ही थी। जुलाई की शाम से आर्टिलरी फायर ने टाइगर हिल को लगातार निशाना बनाया और उसकी आड़ में 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स चोटी की ओर बढ़ने लगे। गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही थी ताकि भारतीय जवान आगे न बढ़ पाएं। सिखों पर जिम्मेदारी थी कि वो चढ़ाई को महफूज करें और ग्रेनेडियर्स पर चोटी हासिल करने का जिम्मा था।
जुलाई 1999, टाइगर हिल, द्रास। उस रोज घने बादल छाए हुए थे। ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून की अगुवाई लेफ्टिनेंट बलवान कर रहे थे। नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव सबसे आगे चढ़ाई कर रहे थे। वो रस्सी फेंकते, टेस्ट करते, ऊपर पहुंचते, फिर बाकी जवान आगे बढ़ते। प्लाटून ने बमुश्किल आधी ऊंचाई नापी थी कि अचानक हवा के एक झोंके ने बादलों को उड़ा दिया। भारतीय सैनिक दुश्मन को साफ साफ नजर आने लगे। दुश्मन की मशीन गन ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट बलवान बुरी तरह जख्मी हो गए। ग्रेनेडियर यादव को भी हाथ में गोली लगी, लेकिन उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। चोटी से महज 60 मीटर पहले एक और मशीन गन ने अपना मुंह खोला। ग्रेनेडियर यादव को 5 गोलियां लगीं। वो निढाल से हुए, फिर अपनी बेल्ट निकालकर हाथ पर बांधी। कभी बंदूक तो कभी अपने हाथों से दुश्मन को मौत के घाट उतारने लगे। उन्होंने अपने दम पर 3 में से 2 बंकर नष्ट कर दिए। इतनी देर में दूसरे फ्लैंक से और भारतीय जवान भी चोटी पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तानियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 25 चले थे, 25 में से 7 ऊपर आए और 7 में से मैं जिंदा हूं तो मैं भी आखिरी दम तक अपने स्टाक्स को पूरा करूंगा। और ऊपर वाले से दुआ करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं नीचे वाले तक सूचना दे दूं कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। शायद उसने सुन ली। चुपचाप पड़ा रहा। जहां पर मैं पड़ा हुआ था वहां से एक छोटा सा रिज नीचे की तरफ जा रहा था। बोला, बेटा इस नाले से लुढ़क जा। ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी। मैं नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। जब लुढ़कता लुढ़कता जब काफी नीचे पहुंचा तो नाले के अंदर एकदम गड्ढा। मैं एक हाथ से पत्थर पकड़ के लटका हुआ था। तो मेरा तब एकदम देखा गया, तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। मैंने नीचे की तरफ अपनी निगाह घुमाई तो लगा जो अपने साथी थे वापस विड्रॉल होकर के एमएमजी पोस्ट की तरफ जा रहे थे। सिखों ने कुछ और चतुराई दिखाई। बाकी हथियारों के साथ साथ उनके पास एक अनोखा हथियार था, मेगाफोन। वो जहां से चढ़ाई कर रहे थे वहां दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए चढ़ते चढ़ते वो मेगाफोन पर बोले जा रहे थे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। चट्टानों से टकराकर लौटती आवाज को सुनकर पाकिस्तानी सैनिक बौखला गए। उन्हें लगा कि हिंदुस्तानी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन वो कहां से आ रहे हैं, किस दिशा से आ रहे हैं, ये अंदाजा वो नहीं लगा पाए। पाकिस्तानियों ने रीइंफोर्समेंट मंगाए और दक्षिणी और पश्चिमी फ्लैंक से धावा बोलने के लिए नीचे उतरे। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। अब भी आखिरी पड़ाव से 50 मीटर की दूरी थी। गोलियों के बीच चलना मुश्किल था। जब ग्रेनेडियर्स की ओर से फिर आर्टिलरी फायर की गुहार लगाई गई। शेलिंग के बीच अपनी जिंदगी पर भी खतरा था, लेकिन कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। आर्टिलरी के साथ वायुसेना के विमान भी अपनी जांबाजी दिखा रहे थे। गोलीबारी की जद में आने के खतरे के बावजूद भारतीय मिराज विमान बेहद नीची उड़ान भर रहे थे। दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर बम बरसा रहे थे। गोला बारूद अपनों और परायों का फर्क नहीं जानते। हिंदुस्तानी बमबारी और तोपों से
अपने ही सैनिकों की जान को भी उतना ही बड़ा खतरा था। लेकिन जान हथेली पर लेकर जांबाज आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल नजदीक पहुंचकर आर्टिलरी फायर बंद करने के निर्देश दिए और फिर टाइगर टॉप पर जो तांडव हुआ उससे तो पाकिस्तानी बस अपनी जान बचाकर भागते दिखे। टाइगर हिल ऐसी जगह थी जो पाकिस्तान के फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया था, जहां पे जो NH-1A ये नेशनल हाईवे 1A है वो श्रीनगर से जारी थी लेह की तरफ, और अगर वो वहाँ रह जाते तो आगे के लिए हमारे फोर्सेस के लिए और हमारे देश के लिए बड़ी मुसीबत होती, क्योंकि हम वो जो हाईवे है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए ये जो टाइगर हिल था इसको लेना वापस बहुत ज़रूरी था। चार जुलाई की सुबह 5:25 पर टाइगर हिल वापस हिंदुस्तान का हो चुका था। लेकिन बाकी पहाड़ियों से अलग ये रुतबे की लड़ाई थी, इसलिए पाकिस्तान बार बार काउंटर अटैक करता रहा और भारतीय सेना यहां चैन से नहीं बैठ सकी। एक बार नहीं, उसने 2-3 बार काउंटर अटैक किया, पर हमने उसका जवाबी हमला भी किया और जितनी भी हमने रिज लाइन्स या एरिया कैप्चर किया था टाइगर हिल में वो हमने अपने कब्जे में रखा। इसी दिन नवाज शरीफ बीवी बच्चों समेत अमेरिका पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर यह डर साफ झलक रहा था कि अगर बातचीत से कोई हल ना निकला तो वो घर वापस जाने की हालत में नहीं होंगे। लेकिन मामला सिर्फ नवाज शरीफ के नियंत्रण में होता तो बात बनती। परवेज मुशर्रफ की योजना अलग ही थी। मोर्चों पर भीषण युद्ध चलता रहा। अगर हम ये समझें कि इस कारगिल युद्ध में नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं था, जहां तक हमें जानकारी थी इस्लामाबाद में उनको 2 बार ब्रीफिंग किया गया। पहली बार रावलपिंडी में फौज के हेडक्वार्टर्स में, दूसरी बात वो खुद जब गए स्कार्डू को, जहाँ से संघर्ष हो रहा था, जहाँ से वो फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया जो इसके कमांडर थे वहाँ बसे थे। तो स्पष्ट ये है कि उनके पास जानकारी थी। और मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्तों ने मुझे ये भी बताया कि वो इतने इच्छुक थे इसके कि जब वो स्कार्डू गए तो पूछा, जब आप चोटी पहुँचते हैं क्या आपको श्रीनगर की बत्तियाँ दिखाई देंगी? न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस भी पाकिस्तान के रुख से असहमत था। उसके मुताबिक भी पाक को LOC का सम्मान करना चाहिए था। पाकिस्तान ने जब चीन से समर्थन लेने की कोशिश की तो वहां से भी शांति का फरमान आया। अपने ही खेल में पाकिस्तान हर ओर से घिर चुका था। एक तरफ कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को मात मिल रही थी और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। जंग तो पाकिस्तानी सेना भी लड़ रही थी और वो भी बेहतर हथियारों और तैयारी के साथ, लेकिन उनके इरादे नापाक थे। हिंदुस्तान की लड़ाई उसूलों की थी और उसूलों की लड़ाई बहुत शक्ति देती है। नियंत्रण रेखा पर दुश्मन दीमक की तरह हिंदुस्तानी पहाड़ियों में लगा हुआ था। कठिन लड़ाई के बाद अहम चोटियां वापस हिंदुस्तान के पास आ चुकी थी। टाइगर हिल भारत के पास था, लेकिन जब तक मशको की पहाड़ियों से पाकिस्तानी निकाले नहीं जाते तब तक पलटवार की आशंका बनी हुई थी। मशको घाटी में पाकिस्तान की ओर से भारत की सरहद में आते इतने नाले और नहरें थीं कि सालों से ये घुसपैठ का रास्ता बना हुआ था। उस पर LOC से सटा हुआ पाकिस्तान का गुलतारी कैंटोनमेंट था, जो उन दिनों एरिया हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था कि LOC क्रॉस नहीं करना। तो जितने भी हम एयरफोर्स यूज कर रहे थे, इन इफेक्ट
हम सिर्फ अपनी टेरिटरी में यूज कर रहे थे। मशको घाटी की चोटियां द्रास की पहाड़ियों से ऊंची थीं और दुश्मन मजबूती से काबिज। ऐसे में यहाँ न सिर्फ अतिरिक्त बल बुलाए गए बल्कि द्रास के विजेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। पीक 4875 पाकिस्तान को भारतीय सीमा में तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे तक देखने की आजादी देता था। यानी पाकिस्तानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट से भारतीय गन पोजीशन, आर्मी कैंप और सेना की आवाजाही पर नजर रखना आसान था। थर्टीन जैकरिफ, 17 जाट और 2 नागा के जवान 3 ओर से चढ़ाई शुरू कर चुके थे और रणनीति के तौर पर आर्टिलरी चोटी पर आग बरसा रही थी। वो 2 थे और दोनों अपने अलग अलग रास्ते से चल रहे थे। 2 हैं और दोनों अलग अलग रास्ते से हैं। तो ऐसा करते हैं 2 गन लगाते हैं। तो जगह इतनी थी वहाँ पे क्लोज की दूसरी गन लगाना काफ़ी मुश्किल थी। तो जैसे मैंने, क्योंकि जो गन मेरे पास पहले पोस्ट पे मैंने छीनी थी वही गन मेरे पास थी उनकी, वही गन मैंने वहाँ पे लगाई। जैसे मैंने पहले वाले को जो मेरे ठीक लगा कि इसको मैं ठीक फायर कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैंने यहाँ शिस्त लेके फायर किया पीछे। जैसे मैंने उसको फायर किया, जो दूसरे वाला था वो भी वहीं पे आ गया। वो उसको हटाने के चक्कर में था कि मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, लेकिन मैं तो पहले से शिस्त लेके बैठा था। जैसे मैंने एक को मारा, दूसरा वहाँ आया, मैंने उसको भी गोली मार दी। इस बहादुरी के बावजूद पाकिस्तान पलटवार करता रहा और भारतीय जवान चोटी पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। तब 5140 पर फतेह के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिम्मा उठाने की पेशकश की। सर, मैं ऑपरेशन में जाना चाहता हूँ। तुम्हें तेज बुखार है, बाहर मौसम भी अच्छा नहीं है, बर्फ गिर रही है। सर मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। बटालियन को मेरी जरूरत है। तुम्हारा पिछला घाव भी भर नहीं है। सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 4875 हमारा होगा। ठीक है, जाइए। सर कैप्टन बत्रा तेज बुखार से चल रहे थे, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि लक्ष्य के इतना करीब आने के बाद अगर जरा भी ढील दी तो सैकड़ों जवानों की शहादत बेमानी हो जाएगी। कोशिश ये होती है कि रात के टाइम पे ही पूरा काम पूरा हो जाए अटैक का, पर अगर दिन हो जाए काम करते करते, क्योंकि डिफिकल्टी थी टेरेन की, डिफिकल्टी थी फायर की, तो उसके ऊपर भी ना रुकना और सवेरा होने के बाद भी चलते रहना, तो ये चीज़ें जो होती हैं सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर्स करते हैं। जो बहादुर हैं वो बहादुरों से बहादुर होते हैं, वो करते हैं। बचपन से ही उसको ये बात पता थी कि मैं आर्मी में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर युद्ध में अगर मेरी ज़रूरत पड़ गई तो मैं शहादत तक दे सकता हूँ। उसका ये सपना बचपन से ही था, जो कि उसने कर दिखाया। और 4875 पर जब उसने जीत हासिल की तो उसकी शहादत हुई और उसी के कारण उसे परमवीर चक्र भी प्राप्त हुआ, जिसका कि हमें और हिंदुस्तान को बहुत ही नाज है। 72 घंटे से बिना रुके नागा, जैकरिफ और जाट जवान युद्ध लड़ रहे थे। ना खाना, ना पानी, ना आराम। 4875 पर कब्जा सुरक्षित रखने के लिए पिंपल 2 को हासिल करने की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। 17 जाट के कंपनी कमांडर घायल हो चुके थे और अब कैप्टन अनुज नैयर को यह मुश्किल काम सौंपा गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की तोपें पिंपल 2 पर बरस रही थीं। भयंकर गोलाबारी में कैप्टन अनुज अपने जवानों को लेकर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। पहले बंकर के पास पहुंचकर वो कुछ देर इंतजार करते रहे। जैसे ही मशीन गन एक पल के लिए खामोश हुई तो वो उठे और बंकर में
ग्रेनेड उछाल दिया और उनके साथी ने जान बचाकर भागते हुए दुश्मन को गोलियों से भून दिया। अगला बंकर और कठिन था। वहां मशीन गन की सुरक्षा के लिए बाहर के जवान तैनात थे, लेकिन कैप्टन अनुज रुकने वाले नहीं थे। अकेले अपने दम पर उन्होंने 4 बंकर तबाह किए और 9 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। कैप्टन अनुज चोटी के बेहद नजदीक पहुंच गए थे, तब अचानक एक रॉकेट उन्हें आकर लगा और वहीं वो निढाल हो गए। जबकि वहां जाके इन्होंने डिसीजन लिए जो कि टैक्टिकल डिसीजन थे, जो कि डिसीजन इनसे सीनियर आदमी को लेने चाहिए थे, क्योंकि थे वहां पर, इसलिए डिसीजन लिया और डिसीजन के अंदर काम आए। इसके अंदर कैजुअल्टीज हुई पर अपना काम पूरा किया। पाकिस्तान का हौसला टूटने लगा था। उसे खुद से मजबूत विरोधी से उलझने की गलती का एहसास हो रहा था। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने पाकिस्तानी जवानों के सेफ पैसेज के एवज में युद्ध विराम की बात छेड़ी थी। फैसला तब लिया गया था जब नवाज शरीफ खुद इसको अपनी फौजों को हटाना मांगते थे और इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर था, और हमारी तरफ से तो ये काफ़ी उस वक्त यकीन था कि हम कुछ ही दिनों में उनको LOC के उस पार खदेड़ देंगे। भारतीय जवानों को आदेश दिए गए कि वो पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौटने दें। इसके लिए उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया। सेफ पैसेज के ऐलान के 10 दिन बाद भी पाकिस्तानी बेहद धीमी रफ्तार से पीछे हट रहे थे। वो चोटियों से नीचे तो उतरते, लेकिन भारतीय सीमा से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस पर पाकिस्तानी तोपखाना भी शांत नहीं हुआ था। सीमा पार से लगातार शेलिंग होती रही। पाकिस्तान का धोखा बस इतना ही नहीं था। जाते जाते भी वो हिंदुस्तानी वीरों को मौत देकर जाना चाहता था। भारतीय सेना अब चोटियों को महफूज करने में जुटी थी। सभी सेक्टर्स में, सभी पहाड़ियों पर तैनाती बरकरार रखी गई थी। लेकिन युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। आगे बढ़ते सैनिकों ने जिस चीज का सामना किया, उससे कायराना कुछ नहीं हो सकता था। पाकिस्तानियों ने अपने बंकरों में बम फिट कर दिए ताकि हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ पाना मुमकिन ना हो। इतना ही नहीं, चढ़ाई के समूचे रास्ते में पाकिस्तान ने लैंड माइन बिछा दिए थे। इन लैंड माइन का पता लगाना मुमकिन नहीं था और पूरे भरोसे से आगे बढ़ते कई भारतीय जवानों ने न सिर्फ इस कोशिश में अपनी जान गंवाई, बल्कि कई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। कि एक प्रोवोकेशंस के बावजूद भी ट्रेडिशंस मेंटेन करती है और रिस्पेक्ट करती है एनिमी को और उनकी डेड को, और दूसरी तरफ से वो खिलवाड़ करते हैं और मजाक करते हैं और उसके बाद झूठ पे झूठ बोलते हैं। वो इतने पर ही नहीं रुके। पाकिस्तानियों ने युद्ध में शहीद भारतीय वीरों के शरीर से बम बांध दिए थे ताकि उन्हें वापस ले जाने की कोशिश में और हिंदुस्तानी जवानों को मार सके। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि पूरी कारगिल के अंदर उनकी NLI जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, रेगुलर फोर्स थी, उनको उन्होंने भेस बदलवा के भेजा। पाकिस्तानी सिर्फ अपने अफसरों की बॉडीज वापस लेने आते थे। सैनिकों की बॉडीज वो वहीं छोड़ देते थे, क्योंकि उनकी दलील थी कि ये लोग उनके हैं ही नहीं। भारतीय सेना का बड़प्पन यहां भी दिखा। उन्होंने सेना की सर्वोच्च परंपरा के तहत पाकिस्तानी सैनिकों के शरीरों को सम्मान के साथ दफनाया। 26 जुलाई 1999 को आखिरकार ऑपरेशन विजय को
सफल घोषित कर दिया गया और जीत भारत की हुई। अटल बिहारी वाजपेयी आहत थे। दोस्ती का हाथ थामकर पीठ में घुपा छुरा दर्द दे रहा था। संपूर्ण समर्पण में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों की शहादत दर्द दे रही थी। दोस्ती तो दूर, अब पाकिस्तान पर भरोसा कर पाना भी मुमकिन नहीं दिख रहा था। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। करगिल युद्ध में सक्षम, सकारात्मक और दृढ़ अगुवाई की वजह से इसी साल हुए आम चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत मिला। लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में मोर्चे की मात ने पाकिस्तान को जार कर दिया। परवेज मुशर्रफ का अहंकार हार मानने को तैयार नहीं था। They are talking of having inflicted some kind of 100-150 casualties on us. मुशर्रफ करगिल की हार को कूटनीतिक हार मान रहे थे और इसका पूरा आरोप वो नवाज शरीफ के सर बढ़ते रहे। करगिल युद्ध के 2.5 महीने बाद उन्होंने पाकिस्तान में सैन्य बगावत कर दी। 1999 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान कई दफा बदले। रिश्तों को लेकर दोनों देशों की समझ बदली, सोच भी बदली और आग्रह भी। कभी बातचीत हुई, कभी बंद कर दी गई। रिश्तों की पुरानी गांठें सुलझी नहीं, नई उलझनें बढ़ती गई। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की कई कोशिशें हो चुकी हैं, फिर भी सरहद का सन्नाटा बार बार टूटता है। अब पाकिस्तान एक ऐसी लड़ाई में जुटा है जहां उसे खुलकर मोर्चा संभालना नहीं पड़ता। अब वो आतंक का नकाब पहनकर वार कर रहा है। हर अमन पसंद शख्स चाहता है कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो, लेकिन दोस्ती का पहला कदम भरोसा है। हम इस उम्मीद के साथ ये दास्तान जंग खत्म करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच भरोसा बढ़े और शांति और अमन कायम हो सके। वंदे मातरम।